मैं किसी रानी महारानी का बेटा नहीं हूं, मैं तो आपके जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं और एक घरेलू वाइफ, एक घरेलू महिला, मेरी माँ जिसने मुझे गरीबी, बेबसी में, लाचारी में पाल पोस के बड़ा किया है, उसके दूध रूपी खून को जो है पी पी के मैं जो है तंदुरुस्त होकर आज आपके बीच में हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं, वास्तविकता में अगर आप महापुरुषों से प्यार करते हैं, वास्तविकता में अगर आप और महापुरुषों से प्यार करें ना करें, अपनी नस्लों से प्यार करते हैं, अपने परिवारों से प्यार करते हैं, अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं, अपने देश से, अपने देश से प्यार करते हैं, तो आप ये सोचिए कि आजादी के लगभग 80 साल होने को आए हैं, क्या इस भारत में सबको बराबर का सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बताइए, मिल रहा है क्या? जोर से बताइए, मिल रहा है क्या? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मैं आज की बात की शुरुआत यहां से करूंगा कि सबसे पहले वही टीम जीतती है, सबसे पहले वही टीम कामयाब होती है जिस टीम के अंदर अनुशासन होता है। जिस टीम के अंदर अनुशासन नहीं होता, जिस टीम के अंदर व्यवहार नहीं होता, जिस टीम के अंदर समर्पण नहीं होता, जिस टीम के अंदर त्याग नहीं होता और जिस टीम के अंदर संघर्ष करने का जज्बा नहीं होता, जिस टीम के पास लक्ष्य नहीं होता और जिस टीम के अंदर चाहत नहीं होती, वो टीम कभी कामयाब नहीं हो सकती। हर आदमी को, उस टीम के हर सिपाही को अपनी हिम्मत से ज्यादा बढ़ के प्रयास करने पड़ते हैं, तभी वो टीम जीतती है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतीय टीम, जो भारतीय क्रिकेट की टीम है, जब उसके 11 के 11 प्लेयर अपने अपने विभाग में, जो बॉलर है वो बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, जो बैट्समैन है वो अच्छी बैटिंग करता है, जो कीपर है वो अच्छी कीपरिंग करता है, जो ऑलराउंडर है वो ऑलराउंडर प्रदर्शन करता है और जो फील्डर है वो अच्छी फील्डिंग करता है, तभी जाके टीम मैच जीतती है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अन्य अन्य दल अपनी अपनी सत्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं चैलेंज कह के कर सकता हूं और ये चैलेंज मेरा है भी और रहेगा भी कि जितनी ताकत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाहियों के अंदर है, उतनी ताकत किसी दूसरे संगठन के पास नहीं। उसका कारण है कि इन लोगों ने, ये जो नौजवान साथी हैं, उन्होंने ये नीला कफन अपने गले में, अपने सर पर रख लिया है और वो ये तय कर चुके हैं कि अब हम महापुरुषों के रुके हुए अधूरे काम को पूरा किए बगैर रुकेंगे नहीं। और जब तक इस देश में समता मूलक समाज नहीं बनेगा, जब तक इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, मैत्री के आधारित राज नहीं बनेगा, जब तक इस प्रदेश में कमजोर, हक वंचित समाज के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठे। इनका यही संकल्प है जिसने बड़ी बड़ी पार्टियों की नींद उड़ा रखी है, कि यही हिम्मत है कि जहां एक तरफ पैसे देके, खाना देके, शराब देके, गाड़ी देके, तमाम तरह की सुविधा देकर लोगों को इकट्ठा करके बड़े बड़े नेताओं की रैली कराई जाती है, वहां आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नौजवान साथी अपनी मेहनत की कमाई से, छोटे छोटे से सहयोग से, थोड़े थोड़े पैसे से मोटरसाइकिल लेकर, 4 पहियों की गाड़ी किराए पर करके, क्योंकि मैं अपने गरीब बहुजन समाज का हाल जानता हूं, अभी भी उनके पास तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, तो गाड़ी घोड़े तो सबके पास नहीं है, तो वो अपने छोटे छोटे साधनों से 4-4, 6-6 घंटे प्रयास कर कर रैली को, आंदोलन को, कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, जय भीम का नारा तो मैं सड़क से यहां तक सुन रहा हूं,
क्या मात्र नारे से हमारी गुलामी की बेड़ियां कट जाएंगी? क्या तस्वीर देने से और फोटो खिंचवाने से हमारी गुलामी की बेड़ियां कट सकती है? क्या अगर हमें भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीननी है तो हमें अपने अंदर उनसे ज्यादा शक्ति का निर्माण करना होगा, उनसे ज्यादा संघर्ष का जज्बा अपने अंदर तैयार करना पड़ेगा। और एक जाति एक धर्म से नहीं जीत सकते हैं, हमें बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा तैयार करना पड़ेगा। अपने बहुजन समाज को गांव-गांव जाके उनको जगाना, समझाना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर आपने अपनी ताकत नहीं बनाई तो आपके बच्चों का भविष्य कितना बेड़ा गर्क उनका होने वाला है, किस तरह गर्त में जाने वाला है, ये आपको बताना पड़ेगा। आज जब मैं अपनी बात को रखूंगा तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आपको फोन में नहीं मिलेगी, जो हो सकता है गूगल पे ना मिले, क्योंकि मैं किसी रानी महारानी का बेटा नहीं हूं। मैं तो आपके जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं और एक घरेलू वाइफ, एक घरेलू महिला, मेरी माँ जिसने मुझे गरीबी, बेबसी में, लाचारी में पाल पोस के बड़ा किया है, उसके दूध रूपी खून को जो है पी पी के मैं जो है तंदुरुस्त होकर आज आपके बीच में हूँ। मैंने गरीबी देखी है, मैंने बेबसी देखी है, मैंने लाचारी देखी है, मैंने बीमारी देखी है, मैंने गरीब के लुटते हुए घर को देखा है, मैंने गरीबी में दम घुटते लोगों को देखा है। मैं जो बात आज आपसे कह रहा हूं, मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आपने 2 साल मेरी बात पे पहरा दे लिया तो मैं लिख के देता हूं कि उत्तर प्रदेश की शक्ल ऐसी होगी जिस शक्ल पे इंसानियत दिखाई देगी, और जो शक्ल जो है, जो ताकत जो है गरीबों, कमजोरों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और वंचित वर्ग के हर तबके का हाथ पकड़ने का काम करेगी, उसको बेबसी की जिंदगी से निकालने का काम करेगी। कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं दिए गए हैं, ये पद आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप गांव में निकल के जिले का संगठन तैयार करें, बूथ का संगठन तैयार करें, सेक्टर का संगठन तैयार करें, विधानसभा का संगठन तैयार करें, भाईचारे की कमेटियां बनाएं और बिखरे हुए समाज को एक माला में पिरोके और उनको वोट की ताकत का एहसास करा के उनकी शक्ति बनाने का काम करें। प्यारे साथियों, मैं आपको भी जानता और खुद को भी जानता। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि बिना जानकारी के और आज की जो हमारी हालात है उस पे हमें करना क्या चाहिए और हम क्या करते हैं। आप ये जानते हैं, हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा जिसको हथियार बताया गया है, आप ये महसूस करके देखो, आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। लगातार प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लगातार प्राइमरी स्कूलों को बंद करके गांव में रहने वाले मजदूर किसान के बच्चों के शिक्षा के रास्ते और शिक्षा नहीं, शिक्षा के जरिए उनकी तरक्की के रास्तों को बंद किया जा रहा है। जब भी आप सरकार से हक की बात करोगे तो सरकार धर्म की बात करने लग जाएगी। आप ये बताओ, आज की सरकार सब कुछ आपको दे सकती है, गेहूं दे सकती है, चावल दे सकती है, नमक दे सकती है, आटा दे सकती है, लेकिन जिससे आपके बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होगी वो शिक्षा आपको कभी मुफ्त नहीं दे सकती है। इस बात को आपने कभी समझने का प्रयास क्यों नहीं किया? सरकार आपसे कह रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। सरकारी में एडमिशन नहीं होगा तो प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा, और वो कह रहे प्राइवेट में करा दो, 1000 रुपए हम लोग आपको देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गरीब कमजोर समाज है, हम इनको 1000 रुपए देंगे, ये 1000 रुपए में से 800 रुपए अपने घर की जरूरत पूरा करने के लिए लगाएंगे और 100-200 रुपए वाला स्कूल देख के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाएंगे। आप महसूस करो, आप घर बनाना चाहते हो, बहुत सुंदर, आप गाड़ी लेना चाहते हो, बहुत सुंदर, आप
सुख सुविधा लेना चाहते हैं, बहुत सुंदर, लेकिन जिस एजुकेशन से आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा, आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, आपकी नस्लें पैरों पे खड़ी होंगी, उस एजुकेशन पे आपका ध्यान नहीं है। क्योंकि आज की सरकारें एजुकेशन की महत्ता को बताने का काम नहीं करती। मैं ये कहना चाहता हूं, रोटी तो आप मेहनत करके भी खा लोगे, लेकिन अगर आपकी नस्लें नहीं पढ़ी, आपके बच्चे नहीं पढ़े, तो वो दिन दूर नहीं कि गुलामी दोबारा से आपके ऊपर आके थोप दी जाएगी और आपको एहसास भी नहीं होगा। दूसरा, हम वोट की वैल्यू को भी नहीं समझते हैं। जिस तरह हम एजुकेशन की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं और एजुकेशन की महत्ता को ना समझते हुए अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पा रहे हैं, वैसे ही हम वोट की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। हम 5 साल कभी किसी नेता के घर जाते हैं, कभी किसी अधिकारी के दफ्तर में जाते हैं। मैं जिस जिले में जाता हूं, इतनी एप्लीकेशन मेरे पास आती है। कोई कहता है मेरी बच्ची का बलात्कार हुआ है और कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कहता है मेरी बच्ची को मारकर पेड़ पे लटका दिया गया था और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। कोई कहता है मेरी बच्ची घर से निकली थी और 1 महीने से साहब मिली नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कहता है मेरे बेटे को मारकर जमीन में गाड़ दिया गया और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। कोई कहता है कि मेरे भाई को जला दिया गया। कोई कहता है मेरे पिता पे जबरन काम करवाया गया और काम महाराज की शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई कहता है मेरा पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, कहीं नौकरी रोजगार नहीं है। कोई कहता है कि हम क्या करें, हमारी गरीबी दूर नहीं हो रही। तो भाई मैं ये समझता हूं कि अभी भी आप समझदार नहीं हुए। आपके बच्चों को रोजगार देगी सरकार, आपके बच्चों को न्याय दिलाएगी पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार, आपके साथ होने वाले जुल्म को कानून व्यवस्था अच्छी करके रोकने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ अच्छे स्कूल खुलवाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ हॉस्पिटल बनवाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ पुल बनवाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ सड़कें का बनवाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगाने का काम करेगी सरकार और आपको मान सम्मान का जीवन सुनिश्चित हो, इसकी सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगी सरकार। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं कि भाई जब सरकार आपने दूसरे लोगों के हाथ की बना दी है, तो फिर आपको न्याय कहां से मिलेगा? क्योंकि मानवर काशीराम साहब कहा करते थे कि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों पे कोई जुल्म नहीं कर सकता है, जिनका राज होता है उनके हाथ फैलते नहीं है, उनको कोई मारता पीटता नहीं है, उनकी कोई खाल नहीं उधेड़ता है, जिनका राज होता है उन्हीं के काज होते हैं। इस प्रदेश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये तमाम लोग लंबे समय से परेशान है। हर सरकार के आगे कागज लेके खड़े रहते हैं, अधिकारियों के दफ्तरों में कागज लेके खड़े रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इवन कोई भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है। अगर पेपर लीक होने के बाद फिर भी भर्ती आगे बढ़ जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो जाता है और कोई नेता आपके आंसू को पूछने नहीं आता है। प्यारे साथियों, महसूस करके देखो, आज पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, यादव, गुजर, जाट, कुर्मी, ये जो तमाम पिछड़े वर्ग के हमारे लोग हैं, और दूसरी तरफ चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, कटीक, धानुक, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, जब आरक्षण नहीं था तो इनके बच्चों को कौन कुर्सी में बैठने देता था? देता था क्या? देता था क्या? आज आरक्षण के होने के बाद भी इतना बैकलॉग है
लेकिन सरकार संविदा पे अपने चहितों को लगाती है, ठेकेदारी पे लगाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी गैर बराबरी आज भी है। अगर ये आरक्षण रूपी हथियार चला गया तो आपका एक बच्चा भी, क्योंकि आरक्षण के होते नौकरी नहीं लग पा रहा है, तो आरक्षण जाने के बाद कोई कुर्सी पे बैठने नहीं देगा। मेरी बात को आप याद रखना। कितने हिंदू बनके भारतीय जनता पार्टी के झूठे एजेंडों में आके अपनी वोट का प्रयोग इधर उधर करते रहो। जब सत्ता उनके हाथ में होती है तो फिर आपके हिस्से में बेबसी लाचारी आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। बस